हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राव चंद्रसेन के बारे में, मारवाड़ का प्रताप है राव चंद्रसेन। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण आसानी के साथ जानेंगे आज चंद्रसेन के जीवन परिचय के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन, इनका शासनकाल पूछ ले तो 1562 से 1581 तक क्या रहेगा, इनका शासनकाल रहेगा। अब जानते हैं इनके बारे में, इनके पिता कौन थे। इनके पिता के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इनके पिता थे मालदेव। मालदेव मालदेव की क्या कहानी है। मालदेव की वही गिरी सुमेर का युद्ध फेमस है, जिसके लिए शेरशाह सूरी ने एक डायलॉग बोला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये वही मालदेव के साथ युद्ध होगा। ये किसके, रावचंद्र सेन किसके पिता है, मालदेव के। तो मालदेव के साथ शेरशाह सूरी का क्या होता है, युद्ध होता है। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी का क्या होता है, युद्ध होता है। कब होता है, तो 1544 ईस्वी में क्या होता है, युद्ध होता है गिरी सुमेर नामक स्थान पर। मालदेव की सेना आती है गिरी नामक स्थान पर और सूरसेन की सेना आती है सुमेर नामक स्थान पर। ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, तो पाली के अंदर पड़ते हैं। तो गिरी सुमेर का युद्ध होगा, कब होगा, 1544 ईस्वी में। इसके अंतर्गत मालदेव ने शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि बताया जाता है कि मालदेव ने क्या क्या है, शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित किया था, तो शेरशाह सूरी ने मालदेव को कहा था कि तू हुमायूं की सहायता मत करना। लेकिन मालदेव हुमायूं की सहायता कर देता है और कहता है, हुमायूं को अमरकोट भेज देता है अपने मित्र के उधर। तब शेरशाह सूरी अपने पराजय का बदला लेने के लिए 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर नामक मालदेव पर आक्रमण करता है, जिसमें मालदेव के सेनापति कौन, जेता और कुंपा, ये दोनों लड़ते हुए क्या होते हैं, शेरशाह मालदेव के सेनापति, ये दोनों लड़ते हुए मारे जाते हैं। मालदेव बच निकलता है और यहाँ पर गिरी सुमेर युद्ध में क्या हो जाती है, शेरशाह सूरी की युद्ध हो जाती है। इस युद्ध में जेता और कुंपा सेनापति इतने खतरनाक तरीके से अपनी ताकत के साथ लड़ रहे थे कि पूरी मुगल सेना को पीछे खदेड़ तक दिया था, पीछे तक जाना पड़ गया मुगल सेना को। तो शेरशाह सूरी ने घोड़े से उतरकर भगवान से दुआ मांगने लग गया, अल्लाह से, खुदा से, कि मुझे जीत की दुआ दो। और एंड में जब ये जीत जाता है, तब ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह की हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। तो ये था गिरी सुमेर के युद्ध। अब बात करते हैं मालदेव के आगे। अब मालदेव के क्या थे, 3 पुत्र थे। कौन कौन, राम सिंह, फिर उदय सिंह, और राव चंद्रसेन। ये कौन थे, मालदेव के पुत्र थे। मालदेव के टोटल 10 पुत्र थे, लेकिन प्रमुख रूप से ये पुत्र थे। किस किस के थे, स्वरूप दे। इन तीनों की माता हो जाएगी स्वरूप दे, मालदेव की बड़ी रानी हो जाएगी स्वरूप दे। तो मालदेव क्या था, राम सिंह से अप्रसन्न था, इसलिए इसको भेज दिया मेवाड़। ये अपने कहाँ चला गया, ससुर के उधर चला गया, मेवाड़ में चला गया। और इसको क्या थे, मेवाड़ चला गया था। उदय सिंह से भी क्या थे, ज्यादा खुश थे नहीं स्वरूप रानी। तो उदय सिंह को क्या दे दिया, फलोदी दे दिया कि तुम फलोदी रखो, फलोदी जोधपुर में, और यहाँ पर बैठे रहो। और राव चंद्रसेन को मालदेव और स्वरूप देव की इच्छा अनुसार 1562 में क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। तो मालदेव का राज्याभिषेक कब होगा, राज्याभिषेक मालदेव की मृत्यु हुई कब, 31 दिसंबर 1562। इधर मालदेव की मृत्यु हुई और इधर राव चंद्रसेन का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ 1 दिसंबर 1562। तो 1562 से 81 तक इसका क्या रहा है, राव चंद्रसेन का शासनकाल रहा है। अब बात करते हैं हम आगे। तो चंद्रसेन का क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया है। चंद्रसेन ने जब जैसे ही राजा बना, तो कहते हैं आवेश में आकर इन्होंने क्या कर दिया, एक चाकर की हत्या कर दी, नौकर की हत्या कर दी थी। राज्याभिषेक होने के बाद क्या की, चाकर की हत्या कर दी। तो उधर एक दरबार में एक आदमी था, जेतमाल ने कहा, भाई ऐसे कैसे, तुम राजा हो तो क्या कुछ भी कर लोगे। तो जेतमाल के साथ परसल जो इसके सहयोगी थे, मेल रखने वाले लोग, वो सब क्या हो गए,
चंद्रसेन के खिलाफ हो गए। और जेठमाल ने क्या किया, राम सिंह और उदय सिंह को क्या कर दिया, भड़का दिया। तो अब बात करते हैं हम आगे के बारे में। चलिए, यही मालदेव के 3 पुत्र थे। आप बोलिए साथ साथ, राम सिंह, राम सिंह के बाद उदय सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। तो अब कौन था, चाकर की हत्या कर दी जेठमाल, जो दरबार में रहता था जेठमाल, और उसके साथ जो सहयोगी थे उन्होंने क्या कर दिया, चंद्रसेन के खिलाफ हो गए कि आप ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। तो जेठमाल ने क्या किया कि राम सिंह और उदय सिंह को क्या किया, भड़का दिया कि आप आइए मेवाड़ मारवाड़ पर हमला कर दीजिए, चंद्रसेन को हटाइए और आप अधिकार कर लीजिए। तो ये दोनों भाई जेठमाल की बातों में आ गए। राम सिंह ने कहा किया, सोजत में विद्रोह कर दिया, सोजत में क्या किया, विद्रोह कर दिया। उदय सिंह ने क्या किया, उदय सिंह ने फलोदी हो गया सोजत, लोहावट। चंद्रसेन जैसे जेठमाल ने इन दोनों भाइयों को कहा कि आप विद्रोह कर दीजिए और चंद्रसेन को हटाकर आप राजा बन जाइए। तो राम सिंह ने सोजत में विद्रोह कर दिया, उदय सिंह ने लोहावट नाम यानी जोधपुर में ही विद्रोह कर दिया। जैसे ही चंद्रसेन को ये बात पता चलती है, चंद्रसेन अपनी सेना भेजता है। तो राम सिंह तो अपने सोजत से वापस मेवाड़ चला जाता है, अपनी जगह साइड में चला जाता है, लेकिन उदय सिंह नहीं हटता है ये लोहावट। तो लोहावट नामक स्थान पर दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या होती है, उदय सिंह की पराजय होती है। तो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उदय सिंह एक बार फिर से हमला करेगा, कब, नाडोल नामक स्थान पर क्या अपनी सेना लेकर वापस आ जाता है। चंद्रसेन अपनी सेना वापस भेजता है, इधर भी उदय सिंह पराजित होता है और चंद्रसेन की विजय हो जाती है। तो अब ये दोनों भाई दोनों ही पराजित हो चुके हैं, तो दोनों ही पराजित होकर कहाँ चले जाएंगे, अकबर के शरण में चले जाते हैं सहायता के लिए। अब ये चले जाएंगे कहाँ, अकबर की शरण में दोनों भाई। अब बात करते हैं हम आगे। अकबर की शरण में चले गए वो दोनों भाई। अकबर क्या लगाता है, नागौर दरबार लगाता है, जिसमें ये दोनों भाई चले जाते हैं। तो ये नागौर दरबार के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ये हो जाएगा अपना नागौर दरबार। नागौर दरबार किसने लगाया, तो अकबर ने लगवाया। अकबर कब लगवाया, न से नागौर कितने अक्षर है, 1 2 3, तो 3, न से नवंबर, 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार लगवाया। कहाँ लगवाया, अहि छत्रपुर दुर्ग में, अहि छत्रपुर दुर्ग में। ये दुर्ग अगर आपसे पूछ ले कहाँ है, तो नागौर के अंतर्गत होगा। इसका उद्देश्य, इसके पास एक क्या तालाब का निर्माण कराया था, उसका तालाब का नाम है शुक्र तालाब। पहले तो अकबर ने क्यों लगाया, अकबर मारवाड़ की स्थिति, राजस्थान की स्थिति जानना चाहता था कि कौन कौन क्या राजा मेरे, अगर मैं हमला करूं मैं राजस्थान को भी अपने अधीन ले सकता हूं, राजपूतों को अपने अंदर मिला सकता हूं। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर अकाल पड़ा था। तो अकबर जैसे ही यहाँ से निकल रहा था, तो कुछ समय नागौर दरबार में छत्रपुर दुर्ग में रुका। यहाँ पर अकाल से समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है और सब राजाओं को आमंत्रित करता है अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए। तो इसमें बहुत से राजा आ जाते हैं, जैसे बीकानेर का कल्याणमल आ गया। बीकानेर का आ जाएगा कौन, कल्याणमल। बीकानेर का कल्याणमल आ गया। और बात कर ले तो वो राम सिंह आ गए, मेवाड़ के राम सिंह। दूसरा भाई उदय सिंह। जैसलमेर का हर राय बाटी कहाँ का, जैसलमेर का। तो ऐसे बहुत से राजस्थान के जो भी अच्छे बड़े राजा थे वो सब किसके शरण में चले गए, अकबर की शरण में चले गए। कौन कौन नहीं गए, तो मेवाड़ से तो नहीं गए थे महाराणा प्रताप और अपने मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, ये नहीं गए थे। बाकी लगभग जितने भी राजा थे वो नागौर दरबार में चले गए थे। अब 1570 में नागौर दरबार लगा, सभी राजाओं महाराजाओं को बुलाया। तो रावचंद्र सेन ने सोचा चलो हम भी देख कर आते हैं क्या हो रहा है।
तो राव चंद्रसेन जैसे ही नागौर दरबार में पहुंचते हैं तो अपने भाइयों को ऊंचे पद पर देखकर अपने से छोटे भाइयों को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर देखकर अकबर द्वारा उन्हें राव चंद्रसेन को अच्छा मान नहीं दिया जाता है। कहते हैं उन्हें जो उनकी इज्जत थी मनसबदारों में उनसे भी पीछे खड़ा किया जाता है, तो उन्हें इज्जत नहीं दी जाती है। तो राव चंद्रसेन नाराज होकर क्या है वापस आ जाते हैं अपने मेवाड़ में मारवाड़ में आ जाते हैं। तब इससे अकबर भी क्या होता है नाराज होता है। तो अकबर अपनी क्या भेजता है सेना भेजता है। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से राव चंद्रसेन की। अकबर मारवाड़ आ चुका है। राव चंद्रसेन अकबर नाराज हुआ तो अपनी सेना भेज दी किसके चंद्रसेन के पीछे। किसकी अध्यक्षता में हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में। हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में अकबर क्या भेजता है मारवाड़ पर सेना भेजता है, जिससे राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर कहाँ चले जाना पड़ता है भादरा जून पर जाना पड़ता है। भादरा जून में कब 1571 ईस्वी में भादरा जून जाना पड़ता है। अब बहुत समय तक यहाँ रहता है 2 साल तक। फिर अकबर की सेना इधर भी आती है तो राव चंद्रसेन को भागकर जाना पड़ता है सिवाना। कब 1573 में सिवाना 1573 ईस्वी में ये आ जाता है कौन राव चंद्रसेन सिवाना आ जाता है। अब अकबर फिर यहाँ पर सेना भेजता है किसकी अध्यक्षता में बीकानेर का कहाँ गए बीकानेर का राय सिंह। ये बीकानेर का राय सिंह मैंने अभी लिखा था। ये राम सिंह हो गया कल्याणमल हो गया राय सिंह और था बीकानेर का, वो भी आप याद रख लेना। बीकानेर का हो जाएगा राय सिंह, बीकानेर का राय सिंह और शाहकुली खां की अध्यक्षता में 1573 ईस्वी में क्या करते हैं ये सिवाना पर आक्रमण कर देते हैं। बीकानेर का राय सिंह और शाहकुली खां बीकानेर का राय सिंह और शाहकुली खां क्या करेंगे सिवाना पर आक्रमण कर देंगे। तो ये यहाँ से चला जाता है पहाड़ों में चला जाता है। अब सिवाना दुर्ग किसको अपने एक सेनापति पत्ता सिवाय कुछ नहीं बचा किसके पत्ता के। ऐसे आप याद रखते हैं याद रख सकते हैं कि सिवाना दुर्ग में सिवाय पत्तों के कुछ नहीं बचा। तो क्या है राव चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग पत्ता को सौंपकर खुद कहाँ चले गए पहाड़ों में चले गए। अब बीच में फंस गए ये अंदर से महल से तो हमला कर रहा है कौन ये राव पत्ता इनके मुगलों के ऊपर, और पहाड़ों से भी हमला कर रहा है कौन राव चंद्रसेन, दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं इन मुगलों पर। तो मुगलों की इधर इतनी हालत खराब हो जाती है कि राय सिंह अकबर के पास संदेशा भिजवाता है कि जनाब हमें और सेना भेजिए वरना हम हारे जाएंगे। तो अकबर अपनी और सेना भेजता है जिसमें क्या है चंद्रसेन वापस पहाड़ों में चला जाता है। ये बीकानेर और ये राय सिंह और शाहकुली खां इसका पीछा भी करते हैं लेकिन चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है असफल हो जाते हैं। तो अकबर इन पर बहुत क्रोधित होता है कि मैंने तुम्हें इतनी सेना भेजी आगे भी सेना दी तो भी तुम उसे एक आदमी को पकड़ नहीं पाए, तो नाराज हो जाता है। अब क्या क्या वापस 1575 में ये कहानी हो गई। अब वापस बात करते हैं हम आगे की। अभी तक सिवाना दुर्ग पर मुगलों का क्या है अधिकार नहीं हुआ है। अब 1575 में 2 वर्ष बाद 1575 में 2 वर्ष बाद क्या की जलाल खां के नेतृत्व में क्या भेजी सेना भेजी अकबर ने फिर कि जाओ उसको पकड़ के लाओ या उसको अधीनता स्वीकार कराओ, कैसे भी करके मेरी अधीनता स्वीकार कराओ। तो सिवाना दुर्ग में 1575 में जलाल खां फिर से आता है, डेरा डालकर बैठ जाता है। तो एक बार फिर से वही चंद्रसेन क्या करता है, चंद्रसेन अपने सहयोगी कौन था उसका सहयोगी देवीदास दोनों मिलकर रात्रि में अंधकार में क्या करते हैं जलाल खां की सेना पर टूट पड़ते हैं, जिसमें जलाल खां क्या होता है मारा जाता है, जिससे अकबर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। फिर वापस हाथों हाथ क्या करता है अकबर शाहबाज खां क्या करता है अब ये देखते हैं। तो शाहबाज खां क्या करता है सिवाना दुर्ग पर डेरा डालकर बैठ जाता है। तो पहले सिवाना दुर्ग में पहले तो क्या हुआ राय सिंह और शाहकुली खां को पराजित किया, बहुत समय लंबे तक डेरा डाल के रखा। फिर जलाल खान ने डेरा डाल के रखा, उसको पराजित किया। अब शाहबाज खान ने सिवाना दुर्ग पर चारों तरफ क्या किया डेरा डाल दिया था। तो खाद्य आपूर्ति की कमी होने लग गई इतने लंबे संघर्ष के दौरान। अंदर सिवाना दुर्ग में अब खाद्य आपूर्ति नहीं रही लोग सैनिकों को खाना खिलाने के लिए। तो चंद्रसेन को विवश होकर क्या करना पड़ा सिवाना दुर्ग छोड़ना पड़ा, और ये कहाँ चला जाएगा पहाड़ों में चला जाएगा। तो सिवाना दुर्ग पर 1575 में किसका अधिकार हो गया मुगलों का अधिकार हो गया।
तो अब ये सिवाना दुर्ग को छोड़कर कहाँ चला गया, पहाड़ों में चला गया, जैसलमेर जाएगा अब। तो 1575 में अब यहाँ तक की कहानी हमारी कंप्लीट हो जाती है। 1575 में सिवाना दुर्ग पर किसका, मुगलों का अधिकार हो गया शाहबाज खां के नेतृत्व में। अब बात करते सिवाना चला गया। अब सिवाना पर 1575 में किसका अधिकार हो गया है, अकबर का अधिकार हो गया है। अब ये चला गया कहाँ, जैसलमेर। जैसलमेर वही अकबर फिर से सेना भेजेगा। अब किसको भेजा, जैसलमेर का हर्राय भाटी, जैसलमेर का हर्राय भाटी। हर्राय भाटी के नेतृत्व में क्या करता है, अकबर सेना भेजता है। हर्राय भाटी जैसलमेर के जो पोखरन दुर्ग है, कौन सा दुर्ग में डेरा डाल के बैठा है, पोखरन, पोखरन, पोखरन दुर्ग को क्या करता है, डेरा डालकर बैठ जाता है। पोखरन दुर्ग को चारों तरफ घेर लेता है। तो कौन, हर्राय भाटी। तब ये हर्राय भाटी अपना एक संदेश भिजवाता है किसके, चंद्रसेन के पास कि 1 लाख फद्ये के बदले, क्या हर्राय भाटी एक संदेश भिजवाता है 1 लाख फद्ये के बदले। फद्ये उस समय पैसे के होंगे, तो कहता है 1 लाख फद्ये के बदले मुझे पोखरन दुर्ग दे दो राव चंद्रसेन जी। आप जब आपके पास पैसे वापस आ जाए 1 लाख रुपए, तो मुझसे 1 लाख रुपए में वापस आप पोखरन ले लेना। तो चंद्रसेन भी इस समय क्या इतनी देर से भटकता आ रहा है, उसके पास पैसे भी नहीं थे, सैनिक भी नहीं थे, तो उसको लगा कि अभी दे देते हैं 1 लाख फद्ये के बदले में, तो पैसे मिलेंगे तो उसकी सैनिक शक्ति इकट्ठी कर सकते हैं, खाना पूर्ति भी हम थोड़ी समय के लिए कर सकते हैं। तो 1504 माह घेरा डाल के बैठता है, तब जाकर चंद्रसेन देता है, कब, अक्टूबर 1575 में हर्राय भाटी ने पोखरन दुर्ग को 4 माह घेरा डाल के रखा। और कब जाकर अधिकार किया, तो जनवरी 1576, जनवरी 1576 में जाकर हर्राय भाटी को क्या दिया, पोखरन दुर्ग दे दिया राव चंद्रसेन ने। अब राव चंद्रसेन करेगा क्या, करेगा, अब ऊपर ऊपर से ये हमारा राजस्थान है, पतंग आगाकार कार का। तो जैसे अब पहले यहाँ पर आया, ये कहाँ गया था, मारवाड़, मारवाड़ से कहाँ गया, भाद्राजुन, भाद्राजुन से कहाँ गया, सिवाना, अब आया पोखरन, यानी ये पूरा इलाका किसका, मुगलों का हो चुका है। तो अब ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ साइड। तो 1.5-2 वर्षों तक ये क्या करता है, नीचे की तरफ घूमता रहता है। जैसे उदयपुर जाता है, डूंगरपुर जाता है, बांसवाड़ा जाता है, 1-1.5 वर्षों तक ये क्या करता है, घूमते रहता है, भटकता रहता है, लेकिन अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करता है। फिर अंत में क्या होता है, 1580 में, 1580 में ये क्या करता है, सोजत पर अधिकार कर लेता है। 1580 में सोजत, सोजत, सोजत पर अधिकार करता है। सोजत पर अधिकार नहीं करता है, सोजत पर हमला करता है। मुगलों की सेना थी यहाँ पर, तो मुगलों की सेना को यहाँ पर पराजित कर देता है। सोजत पर हमला करके खुद कहाँ चला जाता है, सर से सोजत, सर से सारण की पहाड़ियों में, सारण की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में ये क्या है, चला जाता है। राव चंद्रसेन सोजत पर हमला करता है और सारण की पहाड़ियों में खुद चला जाता है, वहां पर अपना निवास बनाता है। इसी बीच क्या होता है, 1580 तो चल ही रहा है, तो इसी बीच 11 जनवरी 1581 में इसका एक सामंत होता है, राव चंद्रसेन का सामंत होता है कौन, वेरसल, वेरसल। ये इसको क्या करता है, वेरसल इसको खाने में दे देता है जहर, जिससे राव चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मारवाड़ ख्यात के अनुसार कि वेरसल नाम का एक सामंत होता है जो 11 जनवरी 1580 को राव चंद्रसेन को खाने में दे देता है, जहर दे देता है, जिससे राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 के अंतर्गत। अब इसके जीवन की उपाधियों के बारे में हम जान लेते हैं। ये था पूरा मारवाड़, राव चंद्रसेन। एक बार वापस हम रिवीजन मार लेते हैं। नागौर दरबार में जाता है, वहां से अपनी इज्जत न मिलने पर राव चंद्रसेन वापस मारवाड़ आ जाता है। अकबर नाराज होता है कि आया मुझसे मिला नहीं, तो मारवाड़ पर क्या करता है, हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में सेना भेजता है। तो मारवाड़ को छोड़कर राव चंद्रसेन भाद्राजुन पर आ जाते हैं। कुछ समय भाद्राजुन पर भी अधिकार करते हैं, अधिकार रहता है। राव चंद्रसेन 2 वर्ष रहते हैं यहाँ पर। फिर अकबर फिर अपनी सेना भेजता है, तो 71 में आता है और 73 में ये चला जाता है कहाँ, सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग पर वही शाह कुली खान बीकानेर का राय सिंह हमला करते हैं, उनको पराजित करता है। फिर 1575 में जलाल खां आता है, उसको भी पराजित करते हैं राव चंद्रसेन। फिर अंत में जाकर खाद्य आपूर्ति की कमी होने के कारण शाहबाज खां के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर क्या हो जाता है, मुगलों का अधिकार हो जाता है। फिर उसके बाद सिवाना को छोड़कर वे चले जाते हैं कहाँ, जैसलमेर। जैसलमेर को भी 1 लाख फद्ये के बदले में 1576 में हर्राय भाटी को सौंप देते हैं। फिर 1-1.5 वर्षों तक वे क्या करते हैं, उदयपुर डूंगर दरसिंह की तरफ घूमते हैं, बांसवाड़ा में घूमते हैं। फिर 1580 में वे सोजत पर हमला करते हैं और सारण की पहाड़ी में अपना निवास स्थान बना लेते हैं।
इसी बीच 11 जनवरी 1581 के मध्य क्या करता है, वैरसल नाम का सामंत मारवाड़ की ख्याति अनुसार वैरसल नाम का क्या सामंत उनको खाने में जहर दे देता है, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। लीजिए हमने 5 मिनट में मान लिया रिवीजन। अब इनकी उपाधियों के बारे में हम जान लेते हैं। इन्हें मारवाड़ का प्रतापन क्यों कहा जाता है? अब चलिए इनकी रावचंद्र सेन की उपाधियां। इनकी उपाधियां कौन कौन सी है? तो इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी। भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। द फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़, द फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़, हीरो ऑफ मारवाड़। अनबिंदिया मोती, अनबिंदिया मोती। तो ये इनके क्या है, सारे उपनाम है, इनकी उपाधियां है, इनको ये बताया गया है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों को विरोध सहा, तो रावचंद्र सेन ने भी क्या कहा, अपने भाइयों का विरोध सहा। उदय सिंह था और वो था जो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। उसी प्रकार प्रताप का अग्रगामी, यानी प्रताप को क्या इन्होंने सलाह दी थी मारवाड़ महाराणा प्रताप को, क्या इनसे देखकर प्रेरणा मिली थी, ये प्रताप के अग्रगामी थे। भूला बिसरा राजा, मारवाड़ प्रताप को हम, महाराणा प्रताप को हम याद रखते हैं, इनको हम भूल गए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा, द फॉरगटन हीरो ऑफ द मारवाड़। और अनबिंदिया मोती, यानी इतिहास में इनसे पिरोया नहीं गया अनबिंदिया मोती वो होता है। तो ये थे इनके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।